हेलो वेलकम टू एवरीवन माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट पैथोजेनिक एजेंट, यानी ये बॉडी की हमारी वो ताकत है या पावर है या वो कैपेसिटी है जो हमें पैथोजेनिक एजेंट से लड़ने में मदद करती है, यानी सिंपल वे में बीमारियों से बचाती है। पैथोजेनिक एजेंट जो हैं वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। जो लिविंग पैथोजेनिक एजेंट हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अदर। नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी हमारी जैसे कोई पोलन ग्रेन हो यानी कोई एलर्जन हो या सिलिका हो या अदर डस्ट पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में दो तरह की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें जो इनेट इम्यूनिटी है वो पैदाइशी तौर पर हमें हासिल होती है, यानी जब हमारे ऑर्गन बन रहे होते हैं तो उनको उस तरह से डेवलप किया जाता है कि वो पैथोजेनिक एजेंट से लड़ सके। जैसे हमारी स्किन जो एक फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करती है और ये हमें पैदाइशी तौर पर हासिल होती है। ऐसे ही हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि जो लार होती है उसमें भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं या पैथोजेनिक एजेंट को मारने की क्षमता रखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो पैदाइशी तौर पर तो हासिल नहीं होती है, लेकिन जब बर्थ हो जाती है बेबी की, उसके बाद जैसे जैसे उसकी बॉडी किसी एंटीजन से मिलती रहती है, यानी एंटीजन मतलब जो कोई पैथोजेनिक एजेंट से उसकी बॉडी में एंट्री करते रहते हैं, तो वो उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उनको किल करती है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो पैदाइशी तौर पर हमारी बॉडी में होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, हर किसी पैथोजेनिक एजेंट को एक ही तरह से लेती है और उसको किल करके एलिमिनेट कराती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, यानी कि जो पैथोजेनिक एजेंट एंटर करेगा उसी के खिलाफ वो एक्टिवेट होगी और उसको किल और एलिमिनेट करेगी। जैसे बैक्टीरिया ए है इन्वायरमेंट में, वो बॉडी के अंदर एंटर किया तो बॉडी क्या करेगी, उसको आइडेंटिफाई करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, उसके खिलाफ क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी और उसको किल करेगी और एलिमिनेट बॉडी से कर देगी। अब अगर बैक्टीरिया बी एंटर करे बॉडी के अंदर तो इसके खिलाफ अलग से इम्यूनिटी डेवलप होगी, यानी कि अलग से एंटीबॉडी बनाई जाएगी। पुरानी वाली एंटीबॉडी इसके खिलाफ काम नहीं करती, यानी कि जैसे जैसे एंटीजेंस की एंट्री होती है वैसे वैसे ये इम्यूनिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि ये हासिल की जाती है जैसे जैसे एंटीजन की बॉडी में एंट्री होती है। तो बेसिक तौर पर जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अब ये एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल मतलब कुदरती तौर पर हमें हासिल हो, यानी कि जो बैक्टीरिया है या वायरस है या जो भी पैथोजेनिक एजेंट है वो हमारी बॉडी में एंटर करें नेचुरली, उसमें किसी ह्यूमन का कोई दखल ना हो, तो हम इस प्रकार की जो इम्यूनिटी को बोलेंगे वो नेचुरल है। अब इसमें दो हैं, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और वो पैथोजेनिक एजेंट को आइडेंटिफाई करता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और उसको किल करता है और उसको एलिमिनेट कर देता है और उसकी मेमोरी भी साथ में रिजर्व कर लेता है। तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव। पैसिव में ये है कि इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी मिल जाती है बॉडी को और ये मदर से हासिल होती है, प्लेसेंटा के थ्रू
या मिल्क के थ्रू, जब बेबी मिल्क सक करता है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल में ये है कि हम लोग ह्यूमन जो है वो एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराता है बॉडी के अंदर। ये नेचुरल तौर पर नहीं होता है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल तरीके से होता है। तो इसमें भी ये दो तरह की है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में हम बनी बनाई एंटीबॉडी ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम लोग टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो क्या है, एक बनी बनाई एंटीबॉडी होती है जो टिटनेस के खिलाफ क्या होती है, डायरेक्टली जाके एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि ये ह्यूमन ने बनाई है इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग आर्टिफिशियल में रखेंगे। एक्टिव आर्टिफिशियल क्या है, एक्टिव में इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये एंटीजन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की है, ह्यूमन ने इंट्रोड्यूस की है। ये नेचुरली रूप से बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुई है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल, यानी कि जब आर्टिफिशियल तरीके से इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है, चाहे वो बनी बनाई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डाली जाए या एंटीजन बॉडी के अंदर डाली जाए इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, तो हम इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल। नेचुरल हम तब बोलेंगे जब हमें कुदरती तौर पर हासिल हो, बनी बनाई एंटीबॉडी जैसे मदर से हासिल हो जाए, प्लेसेंटा के थ्रू या मिल्क के थ्रू, या नेचुरल तौर पर कोई बीमार हो, जैसे टाइफाइड हो गया, उसको मलेरिया हो गया, नेचुरली हुआ वो, तो उस वक्त जो इम्यूनिटी डेवलप होगी हम लोग उसको भी किस में रखेंगे, नेचुरल में रखेंगे। फर्दर क्लासिफिकेशन है आगे, सेम क्लासिफिकेशन है, इनेट इम्यूनिटी एट बर्थ से हमें हासिल होती है, एक्वायर्ड हमें एडेप्टिव यानी कि हम लोग जो हासिल करते हैं। फिर एडेप्टिव को आगे पैसिव और एक्टिव। पैसिव में वही है बनी बनाई एंटीबॉडी, इसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है, बनी बनाई एंटीबॉडी वर्क करती है। एक्टिव में हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और एंटीबॉडी बनाता है। अगेन क्लासिफिकेशन सेम क्लासिफिकेशन, इनेट एंड नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। और फिर एक्वायर्ड को आगे क्लासिफाई कर दिया हम लोगों ने, ह्यूमरल कि बी सेल और सेलुलर यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएट इम्यूनिटी, दो तरीके की आगे हम लोग उसको क्लासिफाई कर देते हैं। अगेन इम्यून सिस्टम भी इसी बेस पर दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, इनेट इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम को आगे हम ब्लड बॉर्न एंड फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सलाइवा, फ्लैशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एंड टीयर, स्टोमक एसिड, ओके। तो हम लोग इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इनबॉर्न कैपेसिटी होती है यानी कि पैदाइशी कैपेसिटी है बॉडी के अंदर बीमारी से लड़ने की, और इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं और इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये जो है फर्स्ट लाइन डिफेंस क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, यानी कोई भी पैथोजेनिक एजेंट अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसे बीमारी पैदा करने के लिए पहले हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम से गुजरना होगा, उसको पार करना होगा। यानी पैथोजेनिक एजेंट तभी हमारी बॉडी को बीमार कर सकता है जब वो फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करे, देन सेकंड लाइन सिस्टम डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करे, उसके बाद वो बीमारी पैदा करेगा। इससे पहले कोई भी पैथोजेनिक एजेंट हमारी बॉडी में बीमारी पैदा नहीं कर सकता। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी को फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करती है। इसके जो कंपोनेंट होते हैं इनेट इम्यूनिटी के, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, स्किन, फेगोसाइटिक सेल, इंटरफेरॉन, कॉम्प्लीमेंट, प्रोटीन। एक एक को देखते हैं हम लोग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो माउथ से एनस तक है। तो माउथ में जो है सलाइवा होता है और सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। तो जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें हजारों की तादाद में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फंगस हो या कोई प्रोटोजोआ है, तो ये लाइसोजाइम इसको किल करेगा। अगर ये पैथोजेनिक एजेंट इससे बच जाते हैं तो ये कहाँ पहुँचेंगे, माउथ से होते हुए इसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे, स्टमक में पहुँचेंगे। स्टमक में हमारे क्या होता है, एसिड होता है यानी कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी गैस्ट्रिक जूस से इसको मिलना पड़ता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसके अंदर जो HCl होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गली किल करता है किसको, पैथोजेनिक एजेंट को। अगर ये यहाँ से भी क्रॉस करते हैं तो आगे डाइजेस्टिव जूस आगे जैसे सकस एंटेरिकस होता है
पैंक्रियाटिक जूस होता है, इनमें भी क्या होती है, टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है पैथोजेनिक एजेंट को मारने के लिए। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो उसकी एपिथेलियल होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसमें डिफेंसिन होते हैं, कैथलिसाइडिन होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया या पैथोजेनिक एजेंट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो ये डिफेंसिन और कैथलिसाइडिन जो है उनको किल करने की कोशिश करेंगे। या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उनके अंदर न्यूट्रोफिल, हर न्यूट्रोफिल्स तो हर बॉडी की हर टिश्यू में होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेज होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। ये सारी सेल्स भी क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती हैं, यानी कि हमारे लंग्स में होती हैं, और ये जो आने वाले पैथोजेनिक एजेंट को क्या करती हैं, किल करती है। यानी कि जो रूट ऑफ एंट्री है, एक माउथ है और एक हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो दोनों में ही क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस हमारी बॉडी के अंदर होता है और पैथोजेनिक एजेंट को किल करके एलिमिनेट कर दिया जाता है। यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम में यूरिन की जो पीएच होती है वो भी एसिडिक होती है और वेजाइनल फ्लूइड्स की जो पीएच होती है वो भी एसिडिक होती है। तो यूरिन में एक तो पीएच एसिडिक होती है प्लस उसका जो फ्लशिंग एक्शन होता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल और एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वेजाइनल फ्लूइड्स में भी क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, इसमें भी लाइसोसोम होते हैं और कुछ एंटीबॉडी भी इसके अंदर पाई जाती है। स्किन, स्किन क्या है, एक फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करता है। जैसे हमारे घरों की दीवार होती है, रूम की दीवार होती है, किसी भी बाहरी शख्स को आने के लिए क्या करती है, रोकती है। तो इसी तरीके से जो स्किन होती है इसमें स्पेशली स्टेरम कॉर्नियम होती है जो केराटिनाइज होती है, यानी कि डेड स्किन होती है। इस पर ढेरों बैक्टीरिया आके बैठते रहते हैं लेकिन ये किसी को भी एंटर होने नहीं देती। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी सीक्रेट करती है, जैसे बीटा डिफेंसिन होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं। प्लस स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग में जो एक केमिकल सब्सटेंस लाइसोजाइम पाया जाता है जो क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है और वो बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। अब फेगोसाइटिक सेल्स हमारी बॉडी में चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो या मोनोसाइट्स हो या मैक्रोफेज हो, तो न्यूट्रोफिल्स भी हर टिश्यू में पाई जाती है, मोनोसाइट भी हर टिश्यू में पाई जाती है और मैक्रोफेज भी क्या होती है, हर टिश्यू में पाई जाती है। ये कैसे वर्क करती है, कोई भी पैथोजेनिक एजेंट इनके पास आता है, ये उसको इंगल्फ कर लेती हैं और इन सिंगल पोर्शन को हम फेगोसोम बोलते हैं। फिर ये फेगोसोम जब सेल के अंदर एंटर कर जाता है, माइक्रोफेज के अंदर एंटर कर जाता है, तो ये लाइसोसोम से कंबाइंड हो जाता है और क्या बनाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। जैसे ही सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है तो लाइसोसोम के एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक्टिवेट होने के बाद जो ये बैक्टीरिया है इसको किल करते हैं और किल करने के बाद इसको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस तरह से फेगोसाइटिक सेल्स भी क्या होती हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस में वर्क करती है। कोई भी बैक्टीरिया आए, कोई भी वायरस आए, हर किसी के खिलाफ ये ऐसे ही एक्टिवेट होती है, किसी के खिलाफ स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी पहुंचे, चाहे बैक्टीरिया ए पहुंचे, चाहे बैक्टीरिया बी पहुंचे या सी पहुंचे, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस एंटर करें टिश्यू के अंदर, सबसे पहले वहाँ की न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेज जो है फेगोसाइटिक एक्शन के थ्रू उसको किल करके एलिमिनेट करती है। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक सिग्नल के तौर पे काम करते हैं और दूसरी सेल्स को इन्फेक्शन से बचाते हैं। जैसे एक सेल है, इस पे वायरस ने अटैक किया और इसको क्या कर दिया, बीमार कर दिया, तो ये सेल एक केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करेगी जिसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन कहेंगे और ये दूसरी सेल को क्या करती है, सिग्नल प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि वो इस इन्फेक्शन से क्या कर सके, बच सके। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी क्या करते हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, थैंक यू। ये था इनेट इम्यूनिटी के बारे में और इम्यूनिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन।